गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स की नेक्स्ट क्लासिफिकेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। यस्टरडे लास्ट लेक्चर में हमने क्लस्टर ए डिस्कस किया था। क्लस्टर ए में हमने तीन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स डिस्कस किए। वन वाज द पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, सेकंड वाज द स्किज़ोइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर एंड थर्ड वन वाज द दिस इज द स्किज़ोटाइपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। जो आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स में, दैट इज द क्लस्टर बी। तो क्लस्टर बी में कौन कौन सा पर्सनैलिटी डिसऑर्डर आता है? जो ये क्लस्टर बी है, इन क्लस्टर बी देयर इज फर्स्ट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर दैट इज कॉल्ड एज द एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, and second personality disorder is that is called as the histrionic personality disorder, और third one is the narcissistic personality disorder, and fourth one is the borderline personality disorder. So these are the four personality disorders which comes under the cluster B. तो फर्स्ट जो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर इन क्लस्टर बी है दैट इज द एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। जो ये एंटी सोशल, आपको नाम से ही पता चला होगा कि एंटी सोशल क्या होता है। जो ये पर्सन होता है ये वायलेट करता है रूल्स एंड रेगुलेशंस। जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं ये वायलेट करता है। तो जितने भी आपके सोसाइटी में रूल्स होंगे, जितने भी आपको रूल्स फॉलो, क्योंकि हर सोशल जो ये इंसान एक सोशल ह्यूमन बीइंग, यू हैव टू लिव विद द सोसाइटी, यू हैव टू इंटरेक्ट विद द सोसाइटी, यू हैव टू शेयर विद द थॉट्स फीलिंग, जितने भी आप अपने सोसाइटी के साथ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हो। तो जो ये एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वाला पेशेंट होता है ये क्या करता है, ये वायलेट करता है रूल्स एंड रेगुलेशन से। ये कोई भी जितने भी रूल्स सोसाइटी में होते हैं ये उनको फॉलो नहीं करता है। और जो ये पेशेंट होता है ये एक जो राइट्स दूसरे के, एक तो अपने राइट्स वायलेट करता है, दूसरा क्या करता है ये पेशेंट, ये वायलेट करता है राइट्स ऑफ द अदर्स, वायलेट द राइट्स ऑफ अदर्स। ये दूसरों के भी राइट्स को वायलेट करता है। एक तो अपना ये खुद नहीं फॉलो करते हैं राइट सोसाइटी के, और दूसरा जो राइट्स ऑफ अदर्स हैं उनको भी ये वायलेट करता है। दैट इज कॉल्ड एज द एंटी सोशल। एज द नेम सजेस्ट करता है कि जितने भी सोशल सोसाइटी में ये उसके अगेंस्ट होता है। तो दैट इज द पर्सनैलिटी डिसऑर्डर दैट इज नोन एज द एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। उसके बाद जो नेक्स्ट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है दैट इज कॉल्ड एज द हिस्ट्रियोनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। उसके बाद ये हिस्ट्रियोनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर क्या होता है? जो ये हिस्ट्रियोनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता है ये वो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर रहता है, ये जो पेशेंट होता है ये अटेंशन सीकिंग होता है। दैट मीन जो ये पर्सन होता है ही वांट टू सीक द अटेंशन, ही वांट टू सीक द इम्पोर्टेंस। अगर आपको याद होगा मैंने पहले ही लेक्चर में पढ़ाया था कि जो ये पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होते हैं ये सेल्फ इम्पोर्टेंस पे ज्यादा फोकस करते हैं। इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर होते हैं। जो ये हिस्ट्रियोनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर रहता है ये वो डिसऑर्डर होता है जो ये पेशेंट होता है ये अटेंशन सीकिंग बिहेवियर होता है। ये चाहता है कि लोग मेरी तरफ अटेंशन दे, मेरी तरफ इंपॉर्टेंस दे। तो क्योंकि आपने देखे होंगे बहुत सारे लोग होते हैं वो उनकी सेल्फ इंपॉर्टेंस की तरफ ज्यादा होते हैं, वो सेल्फ इंपॉर्टेंस ज्यादा खुद को चाहते हैं कि मुझे वो इंसान इंपॉर्टेंस देना चाहिए। अगर इनको आप इंपॉर्टेंस नहीं दोगे तो ये बहुत ज्यादा इरिटेटेड होते हैं, इनके पास एंजाइटी आ जाती है। तो ये बहुत ज्यादा इरिटेटेड हो जिसकी वजह से इनकी जो पर्सनैलिटी है वो डिस्टर्ब हो जाती है। वो दैट इज द हिस्ट्रियोनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। एंटी सोशल मीन्स he violates the laws of the regulations of the society, and histrionic means the person, इसके वो डिसऑर्डर होता है जो इंसान अटेंशन चाहता है, अटेंशन सीकिंग बिहेवियर चाहता है। अगर इनको हम अटेंशन सीकिंग बिहेवियर नहीं देंगे तो इंसान को ये पर्सनैलिटी डिसऑर्डर आ जाता है, ये इरिटेटेड होता है, ये इसमें एंजाइटी आ जाता है जिसकी वजह से इसकी बिहेवियर पे इफेक्ट पड़ जाता है। और उसके बाद एक और टाइप ऑफ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता है दैट इज कॉल्ड एज द नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। जो ये नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता है, फॉर एग्जांपल मैं आपको पहले एग्जांपल समझाऊंगा। हमें दूसरे इंसान के लिए एम्पैथी होती है। हम अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो जाएगी
तो हम उसका दर्द समझ सकते हैं। हम बोलते हैं नहीं इसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, ये इसको हम हेल्प करते हैं, हर किसी जो भी हमसे हो सकता है हम उसके लिए कर सकते हैं। बट जो ये नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता है, इस पर्सन में क्या होता है, ये वो पर्सनैलिटी है जिसमें लैक ऑफ एम्पैथी होती है, जो लैक ऑफ एम्पैथी फॉर अदर। जो ये पर्सन है इसको कोई हमदर्दी नहीं होती है, अगर इसके सामने कोई मरेगा भी ये कोई डेयर नहीं करेगा कि मैं इसको हेल्प करूं, कुछ भी नहीं करेगा, क्योंकि इसके पास एक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर पाया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज द नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। दैट मीन्स द पर्सन हैव अ लैक ऑफ एम्पैथी, इसकी कोई रेस्पेक्ट नहीं होती दूसरे के लिए, इसकी कोई अंदर से फीलिंग नहीं होती है, इसके लिए कोई इमोशंस नहीं होती है दूसरे इंसान के लिए, और दैट इज कॉल्ड एज द नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। और उसके बाद जो क्लस्टर बी में लास्ट वाला आता है, दैट इज कॉल्ड एज द बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। जो ये बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता है, ये वो डिसऑर्डर होता है जिसमें पेशेंट को इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम आती है। आपने हर किसी, इससे पहले भी बहुत सारे डिसऑर्डर में पाया देखा गया है कि दे हैव अ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप प्रॉब्लम। ऑलमोस्ट जितने भी ये पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स हैं या जितने भी साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स हैं, इसमें ये इंटरपर्सनल रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स आती ही आती है। तो यहाँ पे भी एक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, दैट इज कॉल्ड एज द बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। ये वो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है जिसमें पर्सन को इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, ही कैन नॉट मेक द रिलेशनशिप विद अदर्स, he cannot have he cannot share his or her feelings with others, he cannot share her emotions with the others। किसी के साथ ही कोई फीलिंग इमोशन शेयर नहीं कर सकता है और ये रिलेशनशिप बना सकता है इस पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में, दैट इज द बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। तो हमने क्लस्टर बी में चार पढ़े हैं पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। वन इज कॉल्ड द एंटी सोशल, सेकंड इज कॉल्ड द हिस्टेरियोनिक, थर्ड वन इज कॉल्ड द नार्सिसिस्टिक एंड फोर्थ वन इज कॉल्ड द बॉर्डर लाइन। एंटी सोशल मीन्स रेगुलेट, ये जो वायलेट करता है लॉज एंड रेगुलेशन को। हिस्टेरियोनिक मीन्स ये वो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है जिसमें इसको सेल्फ अटेंशन चाहिए, सेल्फ सीकिंग बिहेवियर चाहिए। नार्सिसिस्टिक मीन्स जो इसमें जो पेशेंट है ये लैक करता है एम्पैथी विद अदर्स, इसको ये किसी का दर्द नहीं समझ सकता है। और बॉर्डर लाइन वो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता है जिसमें पेशेंट को क्या होता है, ये इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो दिस वाज द क्लासिफिकेशन ऑफ क्लस्टर बी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स। तो अब लास्ट क्लासिफिकेशन है, दैट इज कॉल्ड एज द क्लस्टर सी। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है, दैट इज द क्लस्टर सी। क्लस्टर सी में और पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होते हैं, वो कौन कौन सा है? फर्स्ट वन इज अवॉइडेंट, अवॉइडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। उसके बाद सेकंड वन इज द डिपेंडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। उसके बाद ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। और उसके बाद है पैसिव एग्रेसिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। वो क्लस्टर सी में चार आते हैं। फर्स्ट वन इज अवॉइडेंट, सेकंड वन इज डिपेंडेंट, थर्ड वन इज ऑब्सेसिव कंपल्सिव एंड फोर्थ वन इज द पैसिव एग्रेसिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। पहले हम डिस्कस करेंगे अवॉइडेंट में। सेम एज नेम सजेस्ट दैट कि जो है अवॉइडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता है, ये वो डिसऑर्डर होता है, ये बहुत ज्यादा ये सोसाइटी में ऑलमोस्ट ये खुद क्या चाहता है, ये अलोन रहना चाहता है, ये किसी के साथ बात नहीं करना चाहता है, ये किसी के साथ इमोशंस फील नहीं करना चाहता है। ही वांट्स टू बी अलोन, ही डू नॉट वांट टू हैव अ शेयर विद थॉट्स विद अदर्स। तो जो ये पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, इसमें पेशेंट चाहता है कि ये दूसरे के साथ बात ना करे, दूसरे पे अपने इमोशंस शेयर ना करे, या जितने भी इसके अंदर जितने भी फीलिंग्स होंगे ये नहीं करेगा दूसरे के साथ शेयर। ये हमेशा चाहता है ये पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वाला कि मैं अलोन रहूं। और सेकंड इज कॉल्ड एज द डिपेंडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। जो ये डिपेंडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता है, ये हमेशा दूसरे पे डिपेंड होता है। अगर इसको हमेशा दूसरे की हेल्प चाहिए, ये खुद कुछ नहीं कर सकता है, ये खुद ना कमा सकता है, ना कहीं पे जॉब कर सकता है, ना कोई काम कर सकता है। तो जो ये डिपेंडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता है, ये दूसरे पे डिपेंड होता है, इसको सेल्फ केयर की जरूरत होती है, ये हमेशा दूसरे से मांगता है, ये अगर इसको जो भी चाहे ये दूसरे से हेल्प मांगता है कि मुझे ये चाहे, खुद ये कुछ नहीं कर सकता है। और उसके बाद एक और डिसऑर्डर है, दैट इज ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। जो है आपने नाम सुना होगा, ओसीडी का भी नाम होता है। जो ओसीडी डिसऑर्डर है,
ये क्या होता है, इसके पास ऑब्सेसिव और कंपल्सिव बिहेवियर्स होते हैं। ऑब्सेसिव कंपल्सिव बिहेवियर्स क्या होते हैं, ये कोई भी एक्टिविटी है रिपीटेडली करता है, बार बार करता है। तो इस पेशेंट में भी इसमें डाउट्स होते हैं। ये पेशेंट अगर करेगा कोई भी एक्टिविटी उसको बार बार करेगा। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा जो ये ओसीडी वाले क्या करते हैं, कोई लॉकर चक्कर ये बोलते हैं, अन्य जो भी लॉकर वो की बंद की होगी, बट इनको ऑब्सेशन होता है, बोलता है नहीं शायद मैंने बंद नहीं किया। या आपने ये भी लोग देखेंगे जो कंटिन्यूअसली हैंड वॉशिंग करते हैं, तो बार बार उनको क्योंकि उनके पास ऑब्सेशन होते हैं, वो कंपल्सिव बिहेवियर्स होते हैं। तो इसमें भी ये पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वो है जिसमें इसको डाउट्स रहते हैं, ये कोई भी एक्टिविटी बार बार करते हैं, वो दैट इज कॉल्ड एज द ऑब्सेसिव कंपल्सिव बिहेवियर या पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। उसके बाद जो लास्ट वाला पर्सनैलिटी डिसऑर्डर इस क्लस्टर सी में है, दैट इज पैसिव एग्रेसिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। जो ये पैसिव एग्रेसिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता है, ये वो डिसऑर्डर होता है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल से ही समझाऊंगा। अगर मेरी कोई डिमांड है, मैं इस डिमांड को मैं डायरेक्टली जाऊंगा, मैं अपने किसी भी फ्रेंड से बोलूंगा नहीं मुझे ये चाहे किसी भी हाल में, तो मैं डायरेक्टली बोलूंगा। बट जो ये पेशेंट होता है, ये पैसिव एग्रेसिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, ये अपनी डिमांड्स फुलफिल करने के लिए ये इनडायरेक्टली अप्रोच करता है। ये डायरेक्टली अप्रोच पेशेंट के इंसान के साथ नहीं करता, ये इनडायरेक्टली करता है। ये क्या करेगा, ये कोई बिहेवियर शो करेगा, कोई इरेशनल या कोई इरिटेटेड बिहेवियर शो करेगा, तो जिसकी वजह से हमें पता चलेगा कि इसकी कोई डिमांड है। मतलब हम नॉर्मली क्या करते हैं, मैं अपने फ्रेंड से बोलूंगा मुझे ये चाहिए, तो मैं डायरेक्टली आपको बोलूंगा उसको मुझे ये चाहिए, तो वो मुझे देगा। बट जो ये पैसिव एग्रेसिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वाला क्या होता है, ये अपनी डिमांड फुलफिल करने के लिए ही डू सम पैसिव एक्टिविटीज, ये कुछ पैसिव एक्टिविटी करेगा। फॉर एग्जाम्पल ही विल हैव एंगर या ही और शी हैव एंजाइटी, तो एंजाइटी के तौर पे हमें पता चलेगा कि इसकी कोई डिमांड है, तो फिर उस डिमांड को हम इसको पूरा कर सकते हैं या जो भी इसकी डिमांड होगी। तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज द पैसिव एग्रेसिव। ये इनडायरेक्टली डिमांड नहीं चाहेगा, ये डायरेक्टली डिमांड नहीं चाहेगा, ये इनडायरेक्टली डिमांड चाहेगा। कोई ऐसी एक्टिविटी करेगा जिससे हमें पता चलेगा कि इसकी कोई डिमांड फुलफिल करनी है। तो दीज आर द डिसऑर्डर्स ऑफ द क्लस्टर सी। दैट इज अवॉइडेंट, तो हमेशा ये अवॉइड रहता है। सोशल विड्रॉल होता है इसमें, ये सोसाइटी से दूर रहता है। डिपेंडेंट मींस ये किसी पे डिपेंडेंट होता है, इसकी सेल्फ केयर की जरूरत होती है। थर्ड वन इज ऑब्सेसिव, इस पेशेंट को डाउट्स होते हैं, कंपल्सिव एक्टिविटीज करता है लाइक हैंड वॉशिंग या अदर लॉकर चक्कर वो भी करता है। उसके बाद पैसिव एग्रेसिव, अगर इस पैसिव एग्रेसिव में क्या करता है, ये ऐसी एक्टिविटी करेगा, ये ऐसा शो करेगा कि जैसे इसको डिमांड जो इसकी डिमांड होती है वो फुलफिल करने के लिए। नॉर्मली हम डायरेक्टली बोलते हैं डिमांड फुलफिल करने के लिए, बट ये डू है सम पैसिव एक्टिविटीज, तो जिसकी वजह से इसकी डिमांड को फुलफिल करना, इसकी फुल डिमांड को फुलफिल करनी है। तो दिस वाज ऑल अबाउट फ्रॉम द पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, दैट वाज क्लस्टर ए, क्लस्टर बी एंड क्लस्टर सी। तो अब इसका जो मैनेजमेंट रहता है, अगर कल नेक्स्ट लेक्चर में वो थोड़ा मैनेजमेंट इसका देंगे, हम कौन कौन सी थेरेपीज इसमें यूज करते हैं और जो थेरेपीज हम उसको नेक्स्ट क्लास में डिटेल में डिस्कस करेंगे। दिस वाज ऑल अबाउट फ्रॉम द टुडेज टॉपिक। थैंक यू सो मच।